जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मनाव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने आप सभी को बताया था कि जल्दी मैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हो या फिर के लिए हो, मैं क्या करूंगा, जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। शानदार बेटा, यहाँ पर भी आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं, 30 प्रश्न मिलेंगे। आपने कितना स्कोर सही किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर 25 प्रश्न तक पहुंच रहे हैं ना आप, तो मैं सच बता रहा हूं कि वर्दी आपकी प्रतीक्षा में है। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। तो बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है आपका। शानदार, यहां पर 30 क्वेश्चन मिलेंगे 4 ऑप्शन के साथ में। पहला प्रश्न आपके सामने है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बेटा जैसे कि अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करो तो बाबा रामदेव का नाम बड़ा चर्चा में आता है। यहाँ पर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा ये जिससे संबंधित है ना, वो आपका पतंजलि ब्रांड है, ठीक है। तो बेटा जो योग दर्शन के प्रवर्तक है ना, वो पतंजलि को ही माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है बेटा आपके सामने, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बेटा गायत्री मंत्र की रचना ना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्चुअली क्या था ना, लोगों को आर्य बनाने के लिए, लोगों को आर्य बनाने के लिए क्या किया गया था? विश्वामित्र के द्वारा बेटा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे किसे है यहाँ पर, ठीक है। एशिया की रोशनी कहा जाता है, या यहाँ पर आपसे पूछ सकता है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। या फिर लाइट ऑफ एशिया भी पूछ सकता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो बेटा इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, गौतम बुद्ध राइट आंसर है। अगला बेटा, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? महावीर स्वामी बेटा आपके जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। और जैन धर्म के बेटा 24वें तीर्थंकर होते हैं, 24वें तीर्थंकर होते हैं। और अगर बात करें तो इन्हें बोला जाता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी थे, ठीक है। अंतिम तीर्थंकर, इसके बाद तीर्थंकर का काम ही समाप्त हो जाता है, अंतिम तीर्थंकर भी थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि जैन संघ का अगला अध्यक्ष बेटा इनकी मृत्यु के बाद एक्चुअली बनता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सुधर्मन बनता है। कौन बनता है बेटा? सुधर्मन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है बेटा। प्रश्न दिया गया है कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है? बेटा अशोक के जो शिलालेख है ना, यहाँ पर जो मोस्टली भाषा मिलती है वो बेटा आपको प्राकृत भाषा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध के जो भी उपदेश दिए गए हैं वो बेटा उन्होंने पाली भाषा में दिए हैं। मतलब अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों में मोस्टली किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो बेटा प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। बाकी अगर लिपियों की बात करें, आर्मेयिक लिपि भी प्रयोग की है इन्होंने, खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया है, बहुत सारी लिपियां प्रयोग की है। लेकिन बेटा प्राकृत भाषा का मोस्टली प्रयोग जो है अशोक के शिलालेखों में मिलेगा। अब शिलालेख क्या होते हैं बेटा? पत्थर होता है और उसमें कुछ गुदवा के लिख दिया जाता है, वो आपका शिलालेख होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? मतलब अगर जैन वास्तुकला की बात करें तो इसका जो प्राचीनतम उदाहरण है वो आपको कहाँ से मिलेगा? वाराणसी से, पुरी से, दिलवाड़ा से, या फिर आपके खजुराहो से। जैन वास्तुकला की बात कर रहा है तो जैन धर्म आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा यार, जैन धर्म मतलब दिलवाड़ा में बेटा जैन मंदिर जानते हो ना, दिलवाड़ा के जैन मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि जैन वास्तुकला की बात कर भी रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बेटा एलोरा की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण कौन करवाता है? क्या राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया, पालों के द्वारा करवाया गया, चोल या फिर पल्लव? तो राइट आंसर है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। अगर एक प्रश्न का आंसर आप कर पाएँ कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं,
तो बेटा कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं मेरे बच्चों। अलाई दरवाज़ा, क्या बेटा अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? वो सुल्तान था, कौन था जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर बेटा अलाउद्दीन खिलजी। सो राइट आंसर आ से अलाई, आ से अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजे का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बेटा बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला सवाल दिया गया है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन हुआ करते थे? अकबर के थे, बाबर के थे, शेरशाह सूरी या फिर हुमायूं? ये आपसे पूछा गया। तो बेटा कृष्णदेव राय का नाम आपने सुना होगा, तेनालीरामन का नाम भी सुना होगा आपने, ठीक है। तो कृष्णदेव राय बेटा किसके समकालीन हुआ करते थे? तो राइट आंसर है बाबर के समकालीन थे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबर बेटा भारत में कब आता है? बहुत प्रश्न पूछा जाता है। क्या बंदा 1526 में आता है या फिर इससे पहले आता है? और आता है तो कब आता है ज़रूर बताइएगा। और कौन सा युद्ध सबसे पहले इसके द्वारा लड़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बेटा यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अभी इतिहास का मामला है भाई, तो आपको आंसर तो करने पड़ेंगे। अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा विरोध एक्चुअली किसने किया था? तो बेटा राइट आंसर है मराठों ने बहुत विद्रोह किया था, छगा करके रख दिया था अंग्रेज़ों को। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या है? मराठों के द्वारा सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का विरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहे हो भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक एक्चुअली में किसको बोला जाता है? ये क्या कर रहा है भाई? चलो कुछ दूसरा सिलेक्ट कर लिया क्या? हाँ, आधुनिक भारत का जनक बेटा किसको बोला जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेटा राइट आंसर तो शायद आपको दिख गया होगा, तो दिख गया है तो बहुत अच्छी बात है। राजा राम मोहन राय को बेटा आधुनिक भारत का जनक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है बेटा कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? और बेटा इसी सत्याग्रह में क्या होता है, महिलाएं सरदार की उपाधि भी उनको देती हैं। अब आपसे पूछा गया है किसने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी थे और इनको जो है सरदार की उपाधि भी दी गई थी। कौन सी दी गई थी बेटा? सरदार की उपाधि दी गई थी बारदौली की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? बारदौली की महिलाओं के द्वारा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दिमाग जहन में बना कर रखिएगा। अगला सवाल है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का, अरे चलो भाई, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो बेटा आधुनिक युग का जो मनु है ना, भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। सो राइट आंसर बेटा क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बेटा आपका 14 नंबर वाला दिया गया है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर के रहूँगा। ये जो बेटा वक्तव्य है ना, किसके द्वारा दिया गया था? आपसे प्रश्न किया गया है। तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसी कीमत पर लेकर रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती डाली थी, हथियार वगैरह लूट लिए थे, खजाना वगैरह लूट लिया था। तो इसमें पूछ रहा है कि एक्चुअली इसका नायक कौन था, है ना, इसका मेन हीरो कौन था, एक्चुअली वो ये आपसे जानना चाहता है। तो इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल जी थे इसके नायक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बेटा दिया गया है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो बेटा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर हम बात करें राइट आंसर कौन सा है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत में पूर्ण रूपेण हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, बन करके
पूरी तरीके से तैयार तो हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू कब हुआ था? वो बेटा आपके कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार, वयस्क भी अपने वोटों का प्रयोग कर सकते हैं किसी नेता के, प्रधान के, किसी के भी चुनाव में। तो उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो वर्तमान में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर बेटा 18 साल रखी गई है। 18 साल के बच्चे जो है वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें बालिग मान लिया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? सो राइट आंसर बेटा यहाँ पर आपका क्या है? 18 नंबर का प्रश्न है। राइट आंसर है गोवा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है बेटा। यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू की गई है, लागू है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल आपकी प्रतीक्षा में है कि भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है? बेटा भारतीय संसद में आप जानते हो 2 सदन है, एक आपका लोकसभा है और दूसरा आपका राज्यसभा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिनिधि सभा किसे बोला जाता है? बोलो जल्दी से, किसे बोला जाता है? जल्दी से आंसर करो। तो इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर है लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। कारण है क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होता है ना, वहाँ पर जनता पार्टिसिपेट करती है, पब्लिक वोटिंग करती है, उसके बाद प्रतिनिधि का चुनाव होता है, इसलिए प्रतिनिधि सभा आपके लोकसभा को बोला जाती है। और लोकसभा को बेटा निम्न सदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को बेटा उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलो यहाँ तक भाई क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अगला है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बेटा भारत में अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो इसका अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, कर्ता धर्ता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। वो बात अलग है कि लास्ट में इनके पास पहुंचता है, बाकी सारे काम प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल देखता है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? अगर मुद्रास्फीति की अवस्था आ गई है तो सबसे ज़्यादा फायदा एक्चुअली किसको होने वाला है? मुद्रास्फीति की अगर अवस्था आएगी तो सबसे ज़्यादा फायदा बेटा आपके ऋणी को होगी। जिसने ऋण लिया है, कर्जा ले रखा है ना, सबसे ज़्यादा फायदा उसी को मिलने वाला है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बेटा भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत के अगर हम सबसे बड़े बैंक की बात करें, बैंकों का बैंक है, उसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1 अप्रैल 1935 याद भी होगा आप सभी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप आरबीआई के नाम से जानते हो। तो 22 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा, विश्व में सबसे ज़्यादा अफीम, चरस, गांजा, अफीम वगैरह का उत्पादन किस देश में होता है? तो राइट आंसर है अफ़गानिस्तान। बेटा हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ हमारी सीमा लगती है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास। अफ़गानिस्तान बेटा पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छी खासी सीमा साझा करता है ना। अभी यहाँ पर जानते हो किसका जो है शासन चल रहा है, कब्जा लिया, सरकार जो है आपकी गायब हो गई और सरकार कोई और चला रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बेटा अगला सवाल दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बेटा शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र ग्रह को प्यारे बच्चों पता है सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे सांझ का तारा भी बोला जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा भी बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वां बहन भी बोला जाता है आपके किसको? बेटा शुक्र ग्रह को बोला जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके 24 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। 25वां बेटा
रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में होता है? जब कभी बेटा भूकंप की अवस्थाएं होती हैं, भूकंप की तीव्रता को हमें मापना होता है, तो प्यारे बच्चों हम रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। शानदार प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? मतलब ऐसा देश जहां सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। सो यूरेनियम सबसे ज़्यादा आपको कनाडा में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न है बेटा आपके सामने। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? बेटा यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं, सो गैंडा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक सींग वाले गैंडे देखने हैं ना, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जाना पड़ेगा, और ये प्यारे बच्चों आपको आसाम में देखने को मिलेगा। ठीक, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? अर्थात कह रहा है कि भरतनाट्यम कहाँ का भैया शास्त्रीय नृत्य है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी बेटा क्या है? चेन्नई है, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक पहुँच गए बेटा। अब हम चलते हैं 29 नंबर वाले प्रश्न में और फटाफट सीरीज को समाप्त करते हैं। 30वें प्रश्न में, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? बेटा प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी की इकाई है, और जो बड़ी बड़ी दूरियां मापनी होती है, बड़ी दूरी का मात्रक कौन सा है? बड़ी दूरी की इकाई है कौन? तो वो बेटा आपकी है कौन? वो उसका राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बड़ी बड़ी लंबी लंबी दूरियां मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बेटा भारत में अगर हम वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, तो ये आपको देहरादून में मिलेगा। और देहरादून बेटा आपको कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड की राजधानी भी है। उत्तराखंड में दो राजधानियाँ हैं, एक गैरसैंण भी है और एक देहरादून भी है। अब आपको बताना है गैरसैंण ठंडी वाली है कि गर्मी वाली है। ठीक, और देहरादून ठंडी वाली है कि गर्मी वाली है? उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड आपके उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया था, ये भी आप बताओगे। 2000 में किया गया, 2001, 2, 3, 4, 5 किस में किया गया, आप बताओगे बेटा। इस तरीके से 30 प्रश्न आपके समाप्त। आपके स्कोर की है बारी, ना करें देरी, फटाफट अपना स्कोर कार्ड शेयर करें। अगर 25 प्लस पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं वर्दी और वो स्टार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बंदे की अगर मेहनत पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सुझाव के लिए कमेंट कर दीजिएगा, वैसे भी कुछ लिख देना कमेंट में यार। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय।